हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग एमए सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को देखेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शनल है। आप लोगों में कुछ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होगी, कुछ में नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका भी ये पेपर है वो लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। कृषि अर्थशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कृषि अर्थशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम अमेरिका से प्रारंभ होता है। इसके बाद देखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? निक्सन कार्बन, प्रोफेसर जॉर्ज लामन, हेनरी चार्ल्स टेलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हेनरी चार्ल्स टेलर। टेलर की पुस्तक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कब प्रकाशित हुई? 1903, 1905 या फिर 1904 में? तो टेलर की पुस्तक जो है इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वो 1905 में प्रकाशित हुई थी। तो 1905 इसका सही आंसर होगा। के राइटर वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स की इसकी रचना है, मतलब किसकी पुस्तक है? प्रोफेसर जॉर्ज लेमन, निक्सन कार्बन, टेलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निक्सन कार्बन। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी। प्रिंसिपल ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स कब प्रकाशित हुई? 1910, 1911, 1912 या फिर 1915 में? तो जो प्रिंसिपल ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स पुस्तक है वो 1911 में प्रकाशित हुई थी। और किसने की थी? टेलर ने, सॉरी कार्बन ने, भूल गए। टेलर ने वो वाली पुस्तक प्रकाशित की थी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसके बाद है कृषि में उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन क्या होता है? जल, भूमि, खाद्य, मौसम। देखिए जो कृषि में उत्पादन, ये सारे साधन उत्पादन, मतलब ये उत्पादन के सारे साधन हैं, महत्वपूर्ण है क्योंकि जल के बिना कृषि संभव नहीं है। मौसम अगर अच्छा होगा तो हमारी कृषि अच्छी होगी। मौसम पर किसी की मतलब निर्भरता रहती है कृषि की, परंतु मौसम हमारे हाथ में नहीं होता कि हम उसका कैसे यूज़ कर सके, वो तो मौसम पर ही डिपेंड होता है। तो इसको तो पूरी तरह से हटा देंगे। उसके बाद खाद्य भी ज़रूरी होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल होता है जिसका वो होता है भूमि, क्योंकि जब तक हमारे पास भूमि नहीं होगी तब तक हमारी खेती प्रारंभ ही नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो साधन है वो भूमि को माना गया। बाकी सारे साधन इम्पॉर्टेंट है पर उतने नहीं जितने भूमि। ग्रे के अनुसार कृषि अर्थशास्त्र क्या है? देखिए ग्रे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है कृषि अर्थशास्त्र में। इन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब अपने विचार प्रस्तुत किए थे। जो ग्रे थे उनके अनुसार क्या मानना था कि कृषि अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि अर्थशास्त्र क्या है? गणित है, कला है या फिर विज्ञान है, या तो ये सभी है? तो इनके अनुसार इन्होंने कृषि अर्थशास्त्र को एक विज्ञान माना है, ना कि कला ना फिर गणित। दो ही माना जाता है। कला, कुछ लोग अर्थशास्त्र को कला मानते हैं, कुछ लोग विज्ञान मानते हैं। तो इन्होंने कृषि अर्थशास्त्र को विज्ञान माना है। इसके बाद है कृषि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं उपायों को कृषि उद्योग की विशेष दशाओं में प्रयोग करते हैं। यह किसका कथन है? टेलर, कार्बन या फिर जॉर्ज लामन या फिर ग्रे का? तो ये जो कथन है, ये जो परिभाषा दी है वो ग्रे ने दी है। इसके बाद बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होते हैं? सेवाएं, तो ये तृतीय क्षेत्र में शामिल होता है। उद्योग धंधे द्वितीय क्षेत्र में। केवल कृषि शामिल होती है, परंतु केवल कृषि नहीं। कृषि, खनन, मछली पालन, ये सभी सही आंसर होंगे। ये तीनों जो चीज़ें हैं, कृषि, खनन, मछली पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में ही शामिल होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। और जो सेवाएँ होती हैं वो तृतीय क्षेत्र का भाग होती हैं। इसके बाद बात करेंगे शून्य श्रम में अदृश्य बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है? होती है, नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नहीं होती, दूसरा है होती है, और या उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शून्य श्रम है उसमें जो अदृश्य बेरोजगारी होती है, अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होता है कि छिपी हुई बेरोजगारी, जो हमें दिखती नहीं है परंतु बेरोजगारी होती है। मतलब लोगों के पास काम होता है पर उसका कुछ आउटपुट नहीं मिलता है। जैसे एक ही खेत में मजदूर की ज़रूरत है 4 मजदूरों की, पर अगर घर में 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोग उसी खेती में कार्य कर रहे हैं, उससे कोई एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं मिल रहा है परंतु फिर भी वो लोग उसमें लगे हुए हैं। तो इसको कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। ये मोस्टली कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसमें होती है शून्य श्रम में कृषि अदृश्य बेरोजगारी होती है, पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे बाजार प्रस्ताव किन प्रेरणाओं से निर्धारित होता है? राजनैतिक प्रेरणाओं, सांस्कृतिक प्रेरणाओं या फिर आर्थिक प्रेरणाओं या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा आर्थिक प्रेरणाओं से। इसके बाद मिलर के कृषि विकास प्रारूप को कितने
कितने चरणों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद उत्पत्ति नियम का उल्लेख सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? A.R.J. तुर्गो, मार्शल या फिर एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा A.R.J. तुर्गो। तुर्गो ने सबसे पहले उत्पत्ति नियम का उल्लेख किया था। इसके बाद बात करेंगे कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, भूमि सुधार, कृषि विपणन या फिर कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण। तो जो कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है वो ये सभी है, बस इसको छोड़कर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण में इनका कोई रोल नहीं है, मतलब कृषि अर्थशास्त्र का कोई रोल नहीं है। भूमि सुधार में भी एक कृषि अर्थशास्त्र का भाग है, ये सब इसकी विषय सामग्री है, परंतु जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण इसकी विषय सामग्री नहीं है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है कृषि मूल्य आयोग का या भारतीय योजना आयोग का, मृदा समिति का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय योजना आयोग का। इनके द्वारा कहा गया था जो कृषि है वो मानसून का जुआ है। तो ये 15 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के। इसके आगे भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। ये वीडियो ज़रूर छोटी है, परंतु ये जो PDF बनाना है इसमें टाइम लग जाता है, इसी वजह से थोड़ा लेट वीडियो आ पाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।